नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। आज कई दिनों के अंतराल के बाद हम और अजीत द्विवेदी जी दोनों साथ साथ हैं। संयोग है, मैं भी दिल्ली में हूं, अजीत जी भी आज दिल्ली में हैं। पिछले कई दिनों की यात्रा के बाद ये बिहार से लौटे हैं। बिहार की जमीन पर क्या राजनीतिक हलचल है, क्या चुनाव की तैयारी है, यह भी उन्होंने समझा है, जिसकी चर्चा आगे आने वाले दिनों में हम लगातार करेंगे। तो अजीत जी, जब हम लंबे अंतराल के बाद, करीब 1 हफ्ते के अंतराल के बाद मिल रहे हैं, तो इस बीच सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यह हुआ कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया और मंत्रियों के जितने खाली पद थे, सभी बीजेपी ने हर 7 मंत्री बीजेपी के बनाए गए। अब इसकी समीक्षा और इसके बारे में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कौन-कौन मंत्री बने, कैसे-कैसे मंत्री बने और इसके पीछे का सियासी खेल क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जब कभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती थी, 7 रिक्तियों की बात होती थी, तो कहा जाता था कि 5 बीजेपी के होंगे और 2 जेडीयू के होंगे। लेकिन हड़प तो सब लिया बीजेपी ने। क्या इसे नीतीश कुमार का टोटल सरेंडर माना जाए बीजेपी के समक्ष? यह बड़ा सवाल है और यह बिहार की जनता जानना चाहती है। जब राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी, तब भी नीतीश कुमार ने बीजेपी की मर्जी से दोनों सीटें भरी थी। फिर देखिए, बात तय हुई थी कि विधान परिषद की एक सीट जो सुनील सिंह की रिक्तता के कारण खाली हो रही थी, वह जेडीयू को प्राप्त हो जाएगी। सुनील सिंह की सदस्यता निष्कासित करने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, तो वहां भी छटका। तो क्या हड़प लिया गया और यह कौन सी रणनीति है? क्या बीजेपी अभी से बड़ा भाई बिहार में बन गया है? यह भी समझना होगा। और दूसरी बात, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र, उनकी जो सक्रियता बढ़ी है, क्या वह उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं? कल मुझे रात में दिल्ली में कई लोग बता रहे थे, देखिए ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार के सामने मजबूरी और जितने क्षेत्रीय दल हैं, उनका इतिहास यह भी है कि यदि उन्होंने पुत्र, पुत्री, पत्नी को छोड़कर किसी को भी उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की है, तो झटका लगा है। जैसे मायावती को झटका लग रहा है, जैसे ममता बनर्जी को भी झटका लग रहा है। और देखिए, जब मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात करेंगे, तो उधर भी जाना होगा कि जो मंत्री बनाए गए कृष्ण कुमार मंटू, जिन्होंने कुर्मी एकता रैली की थी, अब तो इस बात की मुहर लग गई कि बीजेपी की मुहर थी उस रैली पर, कुर्मी एकता रैली पर। और नीतीश कुमार की कुर्मी रैली थी। जब नीतीश कुमार और श्रवण कुमार होते तो कहा जाता था कि तीसरे की जरूरत ही नहीं। फिर डॉक्टर सुनील कुमार, नालंदा से जीते हुए, जाति से कुशवाहा, याद रखना होगा 2010 में जेडीयू के विधायक बने थे और 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन को लीड कर रहे थे, तो नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार शरीफ में और नीतीश कुमार के उम्मीदवार को परास्त कर दिया था बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। तो ये सारे समीकरण, नालंदा में भी सेंधमारी कर दी गई है। यह भी देखना होगा कि देखिए, जब राजू सिंह को मंत्री बना दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी आगे आने वाले दिनों में कोई भी प्रयोग कर सकती है। हमने जब पूछा एक जानकार से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, लालू यादव ने कभी दिलीप सिंह को बनाया था, तेजस्वी यादव की सरकार में सुरेंद्र यादव बने, ललित यादव बने, तो बीजेपी ने राजू सिंह को बना दिया, तो क्या बात? मतलब यह परंपरा भी आगे जाएगी। एक और बात नोटिस करने की रही कि 12-13 फरवरी या 11-12 फरवरी की रात विश्वास मत परीक्षण में जिन विधायकों ने आरजेडी से टूटकर नीतीश कुमार का साथ दिया, उन्हें कुछ नहीं। चेतन आनंद बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, कुंभ में स्नान भी कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला, राजू सिंह को मिल गया। और बीजेपी ने राजू सिंह को, जिन्होंने वीआईपी पार्टी तोड़ी, और इस बात को भी याद रखना होगा कि जब 2020 में वह साहेबगंज से टिकट पाए थे, तो क्या क्या किस्से सामने आए थे। तो क्या यह जो राजनीति है, बिहार की राजनीति और आगे आने वाला चुनाव है, नीतीश कुमार का टोटल सरेंडर है, या फिर यह मान ले कि बीजेपी अब बड़ा भाई है और आगे निशान पर भी आएंगे? अजीत जी।
ठीक बात है कि अनुसर जी, अब इसमें इतनी बातें हैं, अभी राजनीति अब पिछले एक हफ्ते तक चूंकि हम लोगों ने बात नहीं की है और उस बीच काफी राजनीति हुई है बिहार में, तो कई चीजें एकुमुलेट हो गई हैं, कई चीजें इकट्ठा हो गई हैं जो राजनीति को प्रभावित करेंगी आगे आने वाले दिनों में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जैसा कहा एक यही है, कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है। काफी समय से इसकी चर्चा हो रही थी, जब दिलीप जायसवाल मंत्री बने थे मंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तभी ये कहा गया था कि वो रिजाइन करेंगे और कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन वो इस वजह से रुका हुआ था कि सारी सीटें बीजेपी को दी जाए या उसमें से 1-2 सीट जेडीयू को भी मिले। बीजेपी अड़ी हुई थी और बीजेपी ने संख्या का खेल सामने रखा कि संख्या ये है कि हमारे पास 80 विधायक हैं और इस 7 के पहले दोनों के बराबर बराबर मंत्री थे, मतलब 13 जेडीयू के और 14 बीजेपी के। तो ये हमारी सीटों में लगभग दोगुने का अंतर है और हमारे मंत्री बराबर बराबर हैं, तो ये नहीं चलेगा। मंत्री हमारे ज्यादा होने चाहिए है और सब्सटेंशियली वो नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो इस बात पर बीजेपी अड़ी हुई थी और बीजेपी ने अपनी बात मनवा ली कि हमारी सीटें आपसे कम से कम 1.5 गुनी ज्यादा होंगी, अगर 2 गुनी नहीं होंगी तो 1.5 गुनी ज्यादा होंगी। तो अब मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री हो गए जेडीयू के और 2 उप मुख्यमंत्री सहित उधर 21 मंत्री हो गए बीजेपी के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ठीक है कि नंबर्स ठीक है, नंबर्स उनके पास 80 हैं तो उनके 21 हैं, आपके 45 हैं तो आपके 13 हैं और आप मुख्यमंत्री हैं। अब आपको और क्या चाहिए, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जहां किसी मंत्री की कोई नहीं चलती है, उनके सरकार में कुछ नहीं चलती है, मंत्री जो भी करना होता है वो सब मुख्यमंत्री सचिवालय से होता है, सीएमओ से होता है। तो उस लिहाज से ये बात वहां ठीक है। लेकिन ये जो आपने बात कही ये 100% सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही है और ये उसकी शुरुआत है। हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है। इसका आशय, एक सेकंड के लिए रोकता हूं, इसका आशय जो आपने कहा कि बीजेपी ने कह दिया नहीं चलेगा, अभी कह दिया कि नहीं चलेगा, जबकि नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और इस बात की गारंटी भी देनी है कि मुख्यमंत्री आपको ही बनाएंगे। तो अभी आप कह रहे हैं नहीं चलेगा क्योंकि हमारे विधायक अधिक है, आपके विधायक कम। तो चुनाव के बाद तो फिर साफ साफ कह दिया जाएगा कि बीजेपी के विधायक अधिक है, इसलिए मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। हाँ, अभी तो मंत्रियों की संख्या पर यह बार्गेनिंग हुई है, मंत्रियों की संख्या पर अभी किया कि आप मुख्यमंत्री तो हैं और नंबर्स के हिसाब से हमको प्रतिनिधित्व चाहिए है। लेकिन मुख्यमंत्री का तो फैसला जब चुनाव के बाद चला जाएगा ज्ञानेश्वर जी, ये जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि अगर ये तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद होगा, तब तो आप तय मान के चलिए कि बीजेपी के जो मन में वही है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो इसीलिए वो तय नहीं करेगी, पहले करेगी। ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये भी एक संकेत है कि बीजेपी तो बड़ा भाई बनना चाह रही है, अपनी संख्या सब्सटेंशियली उसमें इंक्रीज करना चाह रही थी जो उसने कर लिया, और दूसरा अपना वही सामाजिक समीकरण अपने नाम पर साधना चाह रही है जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार की ताकत। ये बड़ी बात है जो आपने कहा कि नालंदा में जैसे सुनील कुशवाहा के जरिए नालंदा में जो सेंधमारी हुई है, नालंदा में एक पैरेलल पावर सेंटर बनाने की जो बात बीजेपी ने जो दाव चला, मंत्री हैं वो, तो मंत्री के इर्द गिर्द तो लोग इकट्ठा होंगे ही, नालंदा जब जाएंगे तो उनका स्वागत होगा और लौकुश समाज उनका स्वागत करेगा उनमें। अभी तो नीतीश कुमार या श्रवण कुमार ही वहां के राजा थे, ठीक है, ये तो नीतीश कुमार महाराजा, लेकिन अब तो एक और राजा हो गया। बिल्कुल, तो अब उसके उनके इर्द गिर्द वहां राजनीति होगी, लोग उनके स्वागत में जुटेंगे, उनके साथ उनके दम पर एक बीजेपी पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन ओवरऑल जो 7 नाम है, इसमें देखिए लौकुश समीकरण है, नीतीश कुमार का समीकरण है ना, लौकुश समीकरण तो नीतीश कुमार का है। तो आपने लौकुश बनाया मंटू पटेल को, जिनकी एकता, आखिरी हम लोगों का जो डिस्कशन, हम लोग की जो चर्चा थी वो उन्हीं पर थी, तो उन्होंने कुर्मी एकता रैली की थी। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार के राज में कोई कहे कि कुर्मियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और बीजेपी का आदमी कुर्मियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुर्मी एकता रैली कर रहा है। तो एक पैरेलल पॉलिटिक्स जो है, एक समानांतर लाइन खींची जा रही है, भारतीय जनता पार्टी खींच रही है उसी सामाजिक समीकरण में, जिस सामाजिक समीकरण के दम पर नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। तो आपने कोयरी कुर्मी बना दिया, मंटू पटेल और सुनील कुशवाहा कोयरी कुर्मी बना दिए। आपने अति पिछड़ा का जो नीतीश कुमार का वोट है उसमें आपने टारगेट किया उस वर्ग को जो आपका कोर वोट रहा है पहले, वैश्य समाज, जिसमें आपने एक मारवाड़ी भी बनाया और एक तेली भी बनाया। तो मारवाड़ी और तेली आपने, वैश्य समाज जो अति पिछड़ा में, आपने उनको भी ले लिया और केवट भी लिया। आपको ये कहीं ना कहीं एक संदेह, एक मुकेश सहनी के वोट आधार की एक चिंता है, तो आपने केवट भी लिया। तो ये जो अति पिछड़ा है, 3 अति पिछड़े हो गए, 2 लौकुश के हो गए,
तो यही तो नीतीश कुमार की पूंजी है। और दूसरा, सवर्ण में भूमिहार नीतीश कुमार की पूंजी है, तो आपने भूमिहार मंत्री भी बना दिया। तो ये एक जो नीतीश कुमार का सवर्ण, खासतौर से भूमिहार, लौकुश और अति पिछड़ा, इसका मंत्री बनाया है बीजेपी। बीजेपी कोई दूसरा भी प्रयोग कर सकती थी ज्ञानेश्वर जी। बीजेपी ये चीजें छोड़ देती कि ये तो नीतीश कुमार का अपना ही फोर्टे है, अपना होल्ड है इस वोट पर, तो हम इसमें क्यों करें, हम कोई नया वोट तोड़ते हैं, जैसा पहले बीजेपी करती थी, कहीं से कोई यादव खोज के ले आते। अब तो चुनाव भी आने वाला है, तो देखिए दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि यादवों से कोई मतलब नहीं। देखिए जब चर्चा चल रही थी नवल किशोर यादव की पिछले एक पखवाड़े से, या जब भी कैबिनेट विस्तार की चर्चा होती थी, तो मैं साफ साफ कहता था कि यादव को बीजेपी मंत्री बनाएगी, क्यों बनाएगी। हाँ, उन्हें कोर कमेटी में रखे हुए हैं, वह ठीक है, लेकिन और देखिए जो प्रयोग की बात है, आप देखिए ना, संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा दोनों ही दरभंगा जिले से आते हैं, और जिन्हें पंचर करना था। देखिए बीजेपी ने बड़ा साफ साफ, देखिए मैं दिल्ली से गया जा रहा था, उसी सीतामढ़ी का है ना? नहीं, जीवेश मिश्रा सीतामढ़ी का हूँ, जीवेश मिश्रा सीतामढ़ी के हो गए, सीतामढ़ी के है ना। और ये संजय सरावगी दरभंगा के हैं, और संजय सरावगी और ठीक है, चलिए उसे स्पष्ट कर लेंगे हमारे दर्शक कि मैं जब जा रहा था, दिल्ली से गया जा रहा, तो उसी प्लेन में जेपी नड्डा भी थे। अब देखिए, आपने जब महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार बनी, रेणु देवी को आपने डिप्टी सीएम नहीं बनाया, लेकिन मंत्री बना दिया। इस बार भी चर्चा हो रही थी कि वैश्य से भी बनाया जाएगा तो तारकिशोर प्रसाद को बनाया जाएगा, लेकिन आपने तारकिशोर प्रसाद को बिल्कुल दूर तक पैदल कर दिया, और शायद इसका हिसाब कर लिया कि कटिहार में आप जितवा नहीं पाए। नहीं जितवा पाए, तो क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन ये जो सामाजिक संतुलन है, ये तो शुद्ध रूप से नीतीश कुमार का समीकरण था जो बीजेपी साध रही है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि नीतीश कुमार का समीकरण बीजेपी को क्यों साधना है। नीतीश कुमार पर अगर भरोसा है और उन्हीं के दम पर चुनाव लड़ना है, तो उनके ऊपर छोड़े। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को तो कभी जरूरत नहीं होगी ना बिहार में कि आप यादव उम्मीदवार लड़ाएं। अगर लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ लड़ रहे हैं, तो आप मानी हुई बात है कि आपका यादव वोट नीतीश कुमार के, लालू यादव के परिवार की वजह से आएगा। बीजेपी वो नहीं, बीजेपी इंडिपेंडेंटली अपनी एक समानांतर राजनीति कर रही है, वही राजनीति जो नीतीश कुमार करते हैं। उसको यादव नहीं बनाना है, ठीक उसी तरह से जैसे हरियाणा से किसी जाट को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, कोशिश भी नहीं की गई। और पहले दिन से हम यहाँ कहते रहे कि परवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि जाट बना के उसको कुछ फायदा नहीं होना है। बीजेपी को एंटी जाट पॉलिटिक्स करनी है, तो एंटी यादव पॉलिटिक्स करनी है, तो ये मैसेज भी नहीं देना है कि हम किसी यादव को आगे कर रहे हैं। एंटी यादव बिहार में उसकी पॉलिटिक्स है। लेकिन असली चीज ये है कि उसने 6 मंत्री जो बनाए, वो विशुद्ध रूप से समीकरण का था नीतीश कुमार का। 7वें मंत्री राजू सिंह है, जो राजू सिंह टेंट्रम दिखा रहे थे पिछले काफी समय से, जब वो तोड़ करके आए थे मुकेश सहनी की पार्टी को, तभी से वो इस बात का दबाव डाल रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। उनका बैकग्राउंड देखते हुए, आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए, आरोप जो उन पर लगे हैं उसको देखते हुए उनसे एक दूरी गई थी। लेकिन अब बीजेपी ने ये संकेत दे दिया कि हमको किसी चीज से कोई परहेज नहीं, भले आपराधिक मुकदमे हो या कैसी भी छवि हो, अगर वो चुनाव जिता सकता है, मजबूत आदमी है। देखिए राजू सिंह साहिबगंज के हैं, और पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन तीनों जिलों में असर रखते हैं वो, खासतौर से राजपूत समाज के बीच, राजपूत मतदाताओं के। तो एक मैसेज देना था उनको, और वो मैसेज दे दिया मंत्री बना करके। देखिए चेतन आनंद का हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे, उनको मंत्रियों वाला बंगला मिल गया, और ये था कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक तो चूंकि वो लवली आनंद उनकी माँ लोकसभा सांसद हैं ही, और उनका एलिजियंस जो है, ज्यादा उनका झुकाव जेडीयू के तरफ है, मतलब प्रो जेडीयू के चेहरा हो गए वो। और दूसरे ये भी है कि उनकी सदस्यता का मामला अभी अटका हुआ है, तो वो फिर एक इशू आएगा, सदस्यता का मामला आएगा फिर, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हो। लेकिन राजू सिंह में ज्यादा फायदा दिखा। और पवन जायसवाल के नाम की चर्चा भी कल सुबह हो रही थी, लेकिन कईयों ने कह दिया था जब तक राधा मोहन सिंह हैं, पवन जायसवाल मंत्री बनने का सपना न देखें। यदि राजनैतिक रूप से राधा मोहन सिंह का अंत हो जाता है, तब ही पवन जायसवाल मंत्री बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात थी। और हम तो ये जमीन पर देख करके, चूंकि उनकी राजनीतिक जमीन वही है, पूर्वी चंपारण से ही, ढाका से एमएलए है वो। और इस बार ये चर्चा हमको कई लोगों ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ढाका के बजाय मोतिहारी शहर से टिकट मिल जाए उनको, मोतिहारी शहर से चुनाव लड़े। लेकिन वो कहीं भी लड़ेंगे, उनको इस बात की चिंता है कि जिस तरह से मोतिहारी के मेयर के चुनाव में राधा मोहन सिंह की और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में जो जिस तरह की सक्रिय भूमिका रही थी उनकी,
मंच से जाकर के उन्होंने उस समय उनका विरोध किया था, बीजेपी के जो प्रकाश अस्थाना कैंडिडेट थे, उसकी वजह से नीतीश कुमार ने ये माफ करिएगा राधा मोहन सिंह ने गांठ बांधी हुई है। तो खैर वो उसका ख्याल रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चंपारण में अगर चुनाव जीतना है तो वो राधा मोहन सिंह ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो चुनाव जीता सकते हैं। तो उनको नहीं बनाया गया और राजू सिंह को बनाया गया क्योंकि राजू सिंह से ज्यादा फायदा दिखा। और दूसरा ये मैसेज कन्वे करना है कि हमको परहेज नहीं है, हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि किसी पर कोई आरोप लगा है तो हम उसको नहीं बनाए। ये जो शुचिता की राजनीति है, तो हम भी मजबूत आदमी है, दबंग आदमी है, अगर उसके ऊपर आरोप है तब भी हम चुनाव लड़ाएंगे। तो ये बड़े डिस्कोर्स का विषय हो गया ये कि एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो कह रहे हैं कि हम अच्छी छवि के लोगों को लड़ाएंगे, तेजस्वी यादव है जो कह रहे हैं कि हम किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, और उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी ये लेकर के आ रही है कि हम राजू सिंह को भी मंत्री बना सकते हैं। तो ये एक नए विमर्श का विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए है, चर्चा होनी चाहिए कि इसका क्या बीजेपी अब ये मान के चल रही है कि बिहार के मतदाताओं की ये मानसिकता है कि अगर अच्छी छवि का उम्मीदवार आया और उसके मुकाबले कोई बाहुबली दबंग आया तो वो अच्छी छवि वाले को नहीं चुनेंगे, बिल्कुल ऐसा मान रही है। तो ये फिर बिहार की राजनीति के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा, उसको डिफाइन करने वाला मोमेंट होगा। तो बीजेपी ने सभी 7 जो मंत्री बनाए हैं उनसे मैसेज कन्वे किया, लॉ का मैसेज, अति पिछड़ा का मैसेज, फॉरवर्ड में नीतीश कुमार के कोर वोट का मैसेज, और राजू सिंह के जरिए ये मैसेज कि हम परहेज नहीं करेंगे, हम सब आदमी को टिकट दे सकते हैं, जीतने की क्षमता है, एबिलिटी है उसमें, तो हम उसको टिकट देंगे। तो ये एक मैसेज है और बड़े भाई की तरह हम रहेंगे। अब मंत्रिमंडल तो ये हुआ, अब यदि हम कैबिनेट विस्तार को आगे सीट शेयरिंग पर ले जाते हैं कि जब बीजेपी ने यह कर दिया कि चलेगा नहीं, हम अधिक है तो हम अधिक लेंगे, तो बीजेपी तो कहेगी कि देखिए 2020 में माफ कीजिएगा 2020 में आपको हमने लड़ने के लिए अधिक सीटें दे दी थी, आप कम सीटें जीते 43-25 से, जीतने की क्षमता ही नहीं है आपकी, तो आपको हम अधिक सीटें क्यों दें, हम चिराग पासवान के लिए क्यों सीटें बढ़ा दें, हम उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की कुछ सीटें क्यों ना बढ़ा दें, क्योंकि देखिए उम्मीदें कितनी बढ़ी हुई है। जीतन राम मांझी कल पटना में रैली कर रहे हैं, उनके लोग कहते हैं 13 सीटों की बात हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा के लोग कह रहे हैं 11 सीटों की बात हो चुकी है, और चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भी बात भी ठीक ठाक है, और सीट शेयरिंग के साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक और अतिरिक्त विभाग मिलेगा या उनके विभाग का वजन बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब बीजेपी बड़ा भाई बनने को आतुर बन ही गया, तो वह कह सकता है कि भाई आपका स्ट्राइक रेट तो कमजोर है, आपको अधिक सीटें क्यों दे, हमें तो 2025 में 225 जीतने हैं। हाँ, तो ये इसी वजह से देखिए 2 बातें हैं इसमें जो आप कह रहे हैं। एक तो जो सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीटें मांग रही हैं, उसमें सहयोगी पार्टियों को पता नहीं ये कहां से मैसेज है या कैसे उन लोगों ने इस बात को समझा है। उनको लग रहा है कि चुनाव हो सकता है कि अकेले लड़े हम, मतलब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े, नीतीश कुमार को छोड़ करके चुनाव लड़े, लेकिन ये तो नहीं होना है। फिर ये नहीं होना है। और उनको दूसरा मैसेज ये है कि नीतीश कुमार को बहुत समेटा जा सकता है बहुत कम सीटों पर, मतलब बहुत कम का मतलब 70-80 सीटों पर उनको समेटा जा सकता है, इतनी कम सीटों पर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, एक ये धारणा है। और एक तीसरी बात हमने सुनी पटना में जो दूसरे कई राजनीतिक लोगों से बातचीत में, वो ये था कि वो फिर वो ही साजिश थ्योरी की बात है कि प्रशांत किशोर का इस तरह से वो इस्तेमाल होगा जो पिछले चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल हुआ था, कि प्रशांत किशोर के जरिए नीतीश कुमार को हरा करके और फिर उनको 40-45 सीटों पर ही सीमित रखा जाएगा, और बीजेपी इतनी सीटें ले आएंगी कि नीतीश कुमार मजबूरी में समर्थन करेंगे, नहीं समर्थन करेंगे तो उनकी पार्टी के ज्यादातर लोग चले जाएंगे बीजेपी के साथ। तो ये तमाम तरह की साजिश थ्योरी की बातें होती हैं जब चुनाव होता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ तालमेल करके बीजेपी को चुनाव लड़ना है, और हम लोग वास्तविकता में आकलन कर रहे हैं, जो दिन भर जो चल रही हैं खबरें, और वो उस पर नहीं जाए हम लोग, उस पर नहीं जाए, तो ये है कि आप नीतीश कुमार की सीटें बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते अगर वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में आपसे 16 सीटें ले ली, तो विधानसभा चुनाव में आप कितनी सीटें कम कर देंगे नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार की अब ये कम करने की ही कोशिश है कि लॉकुस का समीकरण भी बीजेपी खुद साध रही है, बिल्कुल चेहरा दिखा रही है, लॉकुस का समीकरण साध रही है, अति पिछड़ा का समीकरण जो प्रधानमंत्री के नाम से वैसे ही बीजेपी का सदा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। और ये एक आंकड़ा है ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में जब दोनों साथ लड़े हैं और जब दोनों अलग अलग लड़े तब भी अति पिछड़े का वोट बीजेपी को ही ज्यादा आया है। नीतीश कुमार जब अलग लड़े थे तब भी अति पिछड़े का वोट
सबसे कम आरजेडी को, उससे थोड़ा ज्यादा जेडीयू को और सबसे ज्यादा बीजेपी को आया था। तो अभी पिछड़ा वोट का एक रुझान बीजेपी की तरफ है स्वाभाविक रूप से, तो बीजेपी उसको साधने की कोशिश कर रही है। तो अगर बीजेपी ये कोशिश करती है कि नीतीश कुमार को बहुत कम सीटों पर समेटें या पहले से कम सीटें दें उनको, तो ये अभी तत्काल संभव नहीं है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि चुनाव की जो संभावना पहले जताई जा रही थी वो संभव नहीं है। वो इस वजह से कि अभी की स्थिति में अगर बार्गेनिंग होती है तो सीटें कम सीटों पर फैसला नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि अगर वो आधे घंटे भी राजनीतिक रूप से कर लें तो वो दिन भर आपने जो दाव चले हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इतना वो, बल्कि इससे काफी समय वो एकदम अलर्ट रह रहे हैं आजकल। थोड़े समय उनकी समस्या हो रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके साथ ये समस्या हो रही है, लेकिन वो काफी समय अलर्ट रह रहे हैं और कई पॉलिटिकल काम जो हैं, जो समझौते हैं, जो बातें हैं, वो खुद कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। नहीं, वो केवल कर नहीं रहे अजीत जी। देखिए, इधर के दिनों में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है अपनी सेहत को लेकर। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा था, यूं कहें कि 1 साल से देख रहा था, वो किसी शादी समारोह में नहीं जा रहे थे, और जा भी रहे थे तो समय से पहले पहुंच जा रहे थे जब अतिथि न हो। लेकिन इधर के दिनों में मैं देख रहा हूं कि वो जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, बैठ भी रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। यह परिवर्तन, यह कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने का प्रमाण है। और कुल मिलाकर देखिए, लबोलुबाब कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भी उन्होंने ठीक ही कहा है, यदि 2-4 शब्दों को छोड़ दीजिए तो। हाँ, उन्होंने ठीक ही कहा, और वो चीजें ऐसी हैं जो एकदम, वो तो एजेंडा भी है ना, उसी एजेंडे पर लड़ना है, तो वही बात करनी है उनको। वो रिपीटेटिव है बातें, लेकिन चूंकि वही एजेंडा सेट करना है, वही आज भी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि जेडीयू के तरफ से वो तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं, जो एड उनके बनाए जा रहे हैं, वो तमाम वो वीडियोज हैं जो 2005 के पहले की जो हिंसा होती थी, अपराध थे, जो नरसंहार थे, उनके बारे में बताने वाली थी, और वही बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो वो तो परफेक्ट लाइन पर जा रहे हैं, वो चुनावी बातें हैं, राजनीतिक लाइन पर, आपकी लाइन तय है, उस पर जा रहे हैं। लेकिन अब उसके अलावा अगर वो बार बार रिपीटेटिव करते लगते हैं, 6 महीने 7 महीने में अगर उनकी और स्थिति थोड़ी अगर ठीक रहती है स्थिति, तब ठीक है, लेकिन उम्र से रिलेटेड बीमारियों में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर क्या बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि उनकी स्थिति थोड़ी और बिगड़ती है या वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहे, तब हम ज्यादा सीटें ले लें, उनके आसपास के लोगों को हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आसपास के लोग भले आज हैंडल हो रहे हो ज्ञानेश्वर जी, जब सत्ता की बात आएगी तो वो कतई हैंडल नहीं होने वाले हैं। वो अपनी सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। उनको पता है कि अगर सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई तो फिर किसी की कोई पूछ नहीं रह जाएगी, सब दो। यही से चलते हैं निशांत कुमार की ओर, नीतीश कुमार के पुत्र की ओर। देखिए, उन्होंने 2-3 बातें तो बिल्कुल, कल देखिए हमारी रिपोर्टर सबरीन ने बातचीत की, लंबी बातचीत की, और क्या कहा निशांत ने, हमारे पिता 5 साल के लिए फिट एंड फाइन है। नीतीश कुमार हमारे पिता 5 साल के लिए फिट एंड फाइन है, और पहले जेडीयू उन्हें मुख्यमंत्री घोषित करेगा, फिर एनडीए को घोषित करना है, मतलब चुनाव के पहले घोषणा होगी। और उन्होंने जनता से भी कहा, निशांत ने कहा कि देखिए, आपने 43 सीटें दी, तब भी उन्होंने बिहार की सेवा की है, इसलिए इस बार अब अधिक सीटें कीजिए। और देखिए, जो भीतर की खबर है, जो आपको कनेक्ट करती है कि जो जब सत्ता इधर उधर होने लगेगी तो जो उधर भी आज झुके हुए लोग दिखते हैं वो सत्ता नहीं जाने देंगे। कहा यह जा रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जो निशांत कुमार को राजनीतिक ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसे लीड कर रहे हैं ललन सिंह। निशांत राजनीतिक रूप से परिपक्व हो, निशांत आगे चले, इसे लीड कर रहे हैं ललन सिंह और उदयकांत मिश्रा और मनीष वर्मा। मुझे याद है पिछले दिनों आपने कहा था कि याद रखिएगा इस बात को कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कोई कुर्मी ही होगा, तो फिर बात तो वहीं पहुंची गई है ना अजीत जी। बिल्कुल पहुंच गई है, और उनको तैयार कर दिया जाएगा निशांत को चुनाव तक के लिए। लेकिन अभी तुरंत उत्तराधिकार उनको ट्रांसफर नहीं होगा, उसकी नहीं क्या वो आप हमारी चर्चा है कि वो लॉन्च होंगे चुनाव के बाद। ये चुनाव के दौरान इधर उधर घूमेंगे, लेकिन लॉन्च होंगे चुनाव के बाद। हाँ, और उसके लिए पार्टी इंतजार करने को तैयार है। पार्टी वो उनकी ट्रेनिंग हो जाए, वो तैयार हो जाए। और हम लोगों ने तो देखा है कि भाई हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो जब बनाने की बात हो जाएगी तब तो वो कुछ भी नहीं रहेंगे, तभी बन जाएंगे। बिल्कुल। असली लड़ाई ज्ञानेश्वर जी ये है कि जेडीयू इस कंडीशन में रहे कि बार्गेनिंग चिप उसके हाथ में हो, बटन उसके हाथ में, रिमोट उसके हाथ में हो, ये स्थिति बने। विधानसभा में संख्या इस तरह से रहे कि उनके बिना सरकार न इधर की बनती हो न इधर की बनती हो। जो स्थिति हमेशा अब तक की राजनीति में जो स्थिति नीतीश कुमार की रही है, जनता दल यू की रही है, वही स्थिति 2025 के चुनाव में लाने की तैयारी है।
अगर वो स्थिति आ जाती है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी 50 के आसपास सीटों पर रहती है, तब 45 से 60 के बीच में रहती है, 50, 55, 60 सीटों पर अगर रहती है, तो फिर ये तब तय मानिए कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के हाथों से नहीं जाने देंगे, और उसके बाद बंद करके फिर वो अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं, फिर उनको भी सत्ता सौंप सकते हैं चुनाव के बाद, थोड़े दिन के बाद। लेकिन उसके जरूरी है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर 40 से सीटें नीचे आ जाती है और कांग्रेस बीजेपी की सीटें 90 से ऊपर चली जाती हैं, तब ये संभव नहीं हो पाएगा। तो सारी लड़ाई अभी इसी बात की है कि कितनी सीटें कौन लड़े जिससे उसके मोल भाव की क्षमता मजबूत बनी रहे। और उसके बिना, जो जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बिहार इसका भी गवाह रहा है कि 9 महीने तक विधानसभा सस्पेंड रही और कोई सरकार नहीं बनी। 29 एमएलए लेकर के घूमते रहे रामविलास पासवान की सत्ता की चाबी हमारे पास, तो सत्ता की चाबी थी, भले उसके बाद पार्टी टूट गई, लेकिन जब तक उस विधानसभा में सरकार नहीं बनी 29 एमएलए पर। तो अब स्थिति नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति ऐसी रहनी है कि उनके बिना सरकार नहीं बने, इधर की या उधर की। तो फिर उनके सामने बीजेपी को सरेंडर करना होगा। आज जो दिख रहा है कि नीतीश कुमार सरेंडर कर रहे हैं या बीजेपी उनसे सरेंडर करा रही है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई दाव हो। देखिए, राजनीति में एक कदम पीछे हटना हार जाना नहीं होता है। तो आप जब एक कदम पीछे हटे हैं तो इसका ये, जैसे भारतीय जनता पार्टी को देखिए ना कैसे पीछे हटी नीतीश कुमार से तालमेल करने के लिए, लेकिन फिर सरकार केंद्र में बन गई। तो ऐसे नीतीश कुमार के लिए अब अगली, नीतीश कुमार की क्या जरूरत है कि सरकार बने अगली उनकी, इसके लिए वो पीछे हट रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सीट बंटवारे की जब बात आएगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वहां बीजेपी को समझना होगा। देखिए, अभी भागलपुर की सभा में देखिए नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा सम्मानित, लेकिन उन्होंने जिस लहजे में कहा था हमारे लाडले मुख्यमंत्री, तो बिहार में लाडला शब्द जो है ना, वह बराबर और अपने से ऊपर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लाडला बेटा होता है, लाडली बेटी होती है। तो इसे भी पॉलिटिकली डिकोड करने वालों ने या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वालों ने यह बताया है कि इसे बहुत अच्छे टोन में नहीं लिया गया कि आप लाडला कर रहे हैं। नहीं, ये बात आम जनता ने भी इसको अच्छे टोन, अच्छे उसमें मैसेज में नहीं लिया है, अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा नहीं माना है इसको। लाडला मुख्यमंत्री के आप बराबर के हैं, हम उम्र हैं दोनों लोग, और उसमें आप जैसे लाडली बहना योजना आप चला रहे हैं, तो आपने क्या लाडला मुख्यमंत्री बनाने की योजना चला रखी है? बाकी तो आप जो लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो लाडले हो सकते हैं, क्योंकि सब लाडले लोग ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अपनी योग्यता के दम पर, क्षमता के दम पर तो ज्यादातर लोग नहीं बन रहे हैं, तो लाडले लोग बन रहे हैं। तो नीतीश क्या उस कैटेगरी में है कि आपके लाडले हैं इसलिए मुख्यमंत्री हैं? और तो ये बड़ा एक सब जनता ने भी किया, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज ने और नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने तो इसको बुरा माना ही है। जनता को भी ठीक नहीं लगी है ये बात, वो भी कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, वो भी इसका अर्थ जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो नीतीश कुमार अगर बराबरी के नेता, एक समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आज प्रधानमंत्री पब्लिकली उनको हमारा लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो इस बात को भी बर्दाश्त कर रही है जेडीयू, तो इसलिए क्योंकि अभी उसकी बारी है। नीतीश कुमार और उन लोगों की बातें लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी बर्दाश्त कर रही थी, तो बीजेपी को जरूरत थी, बीजेपी को केंद्र में सरकार बनानी थी। आज अभी इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को अगर सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री फिर से बनना है, तो वो कुछ चीजें बर्दाश्त करेंगे, कुछ चीजों की अनदेखी करेंगे, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन सीटें इतनी जरूर लड़ेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भीतरघात करके पिछली बार की तरह उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। इन दो बातों का बहुत ध्यान रखा जाएगा। ये सिर्फ नीतीश कुमार की के राजनीतिक अस्तित्व का मामला नहीं है, ये जनता दल यू के राजनीतिक अस्तित्व का मामला है। और जनता दल यू के जो भी बड़े नेता हैं, जिनको आज बिहार में मुख्यमंत्री के बाद का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे विजय चौधरी हो, संजय झा हो, हाँ, चाहे संजय झा हो, इन तमाम नेताओं की पहचान, इन तमाम नेताओं का अस्तित्व नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। तो इन सब को इस बात की चिंता होगी कि सीट बंटवारे में जब बार्गेनिंग हो, मोल भाव हो, तो जेडीयू बैकफुट पर नहीं रहे, पीछे नहीं रहे, इतनी पीछे नहीं रह जाए कि उसको सरकार बनाने के लाले पड़ जाए और उसके फिर अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाए। देखिए, चुनाव हार जाने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद आज अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति दिख रही है, ऐसी दयनीय स्थिति है। राज्यसभा के लिए उनको मोल भाव करना पड़ रहा है कि अपने एक राज्यसभा के सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, उसको मंत्री बनाएंगे, तब वो सीट खाली करेगा तो उस पर राज्यसभा जाएंगे। तो ये पता है सबको, जो लोग वहां सत्ता में है, ये स्थिति नहीं आने देंगे। ये स्थिति तभी नहीं आएगी जब आप पावर में रहेंगे, और पावर में रहने का गणित ये है कि आपको 50 से ऊपर सीटें हैं। तो 50 से ऊपर सीटें लाने के लिए अगर नीतीश कुमार अलायंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 80 से 83% का स्ट्राइक रेट होता है।
तो 80 से 83% स्ट्राइक रेट और 50 सीटें लाने के लिए आपको 50 से ऊपर सीटें लाने के लिए 80 से ऊपर सीटें लड़नी होंगी। तो बहुत कम भी बीजेपी करना चाहे तो उससे कम सीट नहीं दे सकती है नीतीश कुमार। नहीं नहीं, देखिए 100 से कम तो लड़ेंगे नहीं, जो मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए कल निशांत ने यह कहा है, अंकल है लालू यादव। हाँ, यह बात कही है उसने। और देखिए निशांत जो बोलना शुरू किए हैं, तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार की अनुमति के बगैर बोल रहे हैं। जब ट्रेनिंग हो रही है तो बिल्कुल सहमति है कि तुम बोलो और क्या बोलो। और देखिए अब बिल्कुल देखिए उनकी वेशभूषा बदल गई है, निष्काम जैसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर वह नीतीश कुमार के चरित्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बात भी हमने समझी है। हाँ नहीं, और ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो ट्रेनिंग से हो रहा है, वो सहज रूप से निकलने वाले शब्द नहीं है। तो वो शब्द निकल रहे हैं, वो ट्रेनिंग के तहत उनको किया जा रहा है। नीतीश कुमार की ब्रांडिंग वो कर रहे हैं, पहले इसके पहले कभी नहीं की थी, और ये पार्टी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है। तो ये इन सब लोगों के अस्तित्व का मामला है। ये तमाम नेता जो अभी हैंडल कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू को, या खुद नीतीश कुमार हो या उनके साथ के लोग हो, सबके अस्तित्व का, सबके राजनीतिक भविष्य का और सबकी सत्ता का सवाल है। तो बीजेपी अभी चाहे कुछ भी करे, बीजेपी अपनी पैरेलल पॉलिटिक्स कर रही है, तो जेडीयू भी अपनी पैरेलल पॉलिटिक्स करेगी। जेडीयू भी उस पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ने जा रही है कि ये बीजेपी के भरोसे हम छोड़ देंगे। तो जेडीयू भी अपनी पैरेलल पॉलिटिक्स करेगी, और ये पुल्स एंड प्रेशर का काम पॉलिटिक्स में चलता है, चुनाव के समय तो और ज्यादा चलता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि दोनों में कोई दूरी बन जाएगी या दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये झगड़े, ये खींचतान चलता रहेगा, दोनों को साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है। बीजेपी की कोशिश होगी कि हम ज्यादा सीटें लड़े। हमने एक बड़े नेता के हवाले से पहले भी कहा था कि बीजेपी चाहती है कि हम इतनी सीटें लड़ें कि हमारी 100 सीट आए। तो ये बीजेपी की तरफ से ये कोशिश होती रहेगी, और जेडीयू की तरफ से ये कोशिश होती रहेगी कि हमारी सीटें अभी 45 हैं, इससे बढ़े, 50 से ऊपर जाए, 60 से ऊपर जाए, और ऐसी पोजीशन में रहे कि हमारे बगैर सरकार नहीं बने। तो ये दोनों तरफ, और उसमें सहयोगी पार्टियां, जो तीनों छोटी सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी अपनी किंग मेकर की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए चाहेंगी कि इतनी सीटें मिले कि उनकी भी पूछ बनी रहे। तो ये सब तरफ से पुल्स एंड प्रेशर होंगे, और इंडिया ब्लॉक में भी होगा, इधर भी होगा। इसमें थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि अभी नीतीश कुमार थोड़े से वीक, सेहत के आधार पर भी और राजनीतिक रूप से भी दिख रहे हैं, और बीजेपी ज्यादा मजबूत दिख रही है। लेकिन वो हमने कहा कि एक कदम पीछे हटे हैं, इसका मतलब हारे नहीं है, वो फिर आगे आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, पुल्स एंड प्रेशर की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, और दिल्ली में जो लोग बिहार के मूड को जानने की कोशिश करें, मैं ऐसी कुछ एजेंसियों से भी मिला हूं जो जाकर बिहार सर्वे कर रहे हैं, उन्हें इंतजार है 3 मार्च का। 3 मार्च का बजट बहुत कुछ स्पष्ट करेगा कि लड़ाई में कितने रहेंगे, कौन रहेंगे और क्या संभावनाएं बनेगी। क्योंकि मुफ्त की रेबड़ी का चस्का पहली बार बिहार को लगने जा रहा है। इसमें तराजू किधर भारी होगा, यह देखने की बात होगी। तो इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी स्कूल। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।